नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत इस बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में अरस्तु का जो दिया गया सिद्धांत है या प्लेटो का जो सिद्धांत है उस बारे में चर्चा किया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत को देखेंगे। अगर आप प्लेटो के सिद्धांतों को या फिर अरस्तु के जो सिद्धांत है वो सबको नहीं देखे हैं तो इस चैनल में वो वीडियो भी मिल जाएगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए उदात्त सिद्धांत को देख लेते हैं। अगर वीडियो का रूपरेखा का बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे कि उदात्त सिद्धांत का क्या परिचय है, उदात्त का क्या स्वरूप है, उसका क्या मूल आधार है, उदात्त के क्या क्या स्रोत हैं और लास्ट में उदात्त के बाधक तत्व क्या क्या है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, उदात्त सिद्धांत के बारे में अगर एग्जाम में आएगा तो इन सारी बातों को लिख देने से ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो तथा अरस्तु के पश्चात लोंजाइनस एक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्री हुए। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लोंजाइनस तीसरे सर्वप्रमुख काव्य शास्त्री हैं। ठीक है, तो लोंजाइनस ने अपने काव्य संबंधी अवधारणा अपनी पुस्तक पेरिप्सूस, ठीक है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, पेरिप्सूस, ठीक है, इसी पुस्तक, ये छोटी सी पुस्तक है, ठीक है, 60 पेजों की लगभग ये पुस्तक है जिसमें 40 या उससे कुछ ज़्यादा अध्याय है। ठीक है, तो इसी में उन्होंने अपना विचार को रखा है। ठीक है, उन्होंने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, आप जैसे जानते हैं कि अरस्तु का जो मूल सिद्धांत था जिसको हम लोग बोलते थे विरेचन का सिद्धांत है ना, वैसे ही अगर प्लेटो का बात करें तो अनुकरण सिद्धांत है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो लोंजाइनस है इन्होंने उदात्त इस भावना को ही क्या है काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। तो वो उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। जिस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के स्वरूप, उसकी आत्मा को लेकर विभिन्न मतों का प्रतिपादन हुआ है, उसी प्रकार पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में विभिन्न युगों में विभिन्न चिंतकों ने काव्य या साहित्य के मूल तत्वों की खोज की है। प्लेटो ने अनुकरण को साहित्य का मूल तत्व बताया है ना, और इसके कारण आप जानते हैं कि प्लेटो क्या बोला था कि साहित्य को तो वो निषिद्ध ही मान लिया गया था, काहे कि उनके अनुसार क्या है, साहित्य है वो क्या है, अनुकरण है या फिर नकल है, और वो बोले थे कि नकल कोई कैसे अच्छा हो सकता है। तो जो भी है उन्होंने साहित्य का मूल तत्व अनुकरण को माना, लेकिन उन्हीं का जो शिष्य अरस्तु है ना, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको विस्तार दिया और उन्होंने क्या कहा, विरेचन को साहित्य का उद्देश्य स्वीकार किया है ना। विरेचन अर्थात क्या है, हमारा मन की जो विसंगतियां है ना, उसको क्या करना, दूर करना, मन के मैल को शुद्धिकरण करना, यही साहित्य का उद्देश्य ऐसा अरस्तु ने माना था। ठीक है, और अभी जो हम लोग लोंजाइनस का पढ़ रहे हैं तो इन्होंने उदात्त भावना को साहित्य का मूल उद्देश्य माना। ठीक है, तो इसी प्रकार लोंजाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कोई भी कलाकृति या काव्य कृति बिना उदात्त तत्व के श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती। श्रेष्ठ वही है जिसमें रचयिता का गहन चिंतन और अनुभूतियां रहते हैं। रचनाकार का यह अनुभूति तत्व अपनी महानता, उदात्तता, भव्यता या गरिमा के कारण ही रचना को महान बनाता है। ठीक है, तो ये उदात्त का जो उन्होंने बार बार नाम लिया है, तो आप कह सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर, बेहतर ना, अधिक, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो ये गुण होना चाहिए। तो अगर शॉर्टकट में समझा जाए तो लोंजाइनस ने ये माना
कि जो काव्य का रचना है उसमें सभी कुछ थोड़ा सा सर्वश्रेष्ठ टाइप का होना चाहिए, अर्थात उसका जो कथानक हो वो एकदम बेस्ट टाइप का हो, जो चरित्र चित्रण हो वो बहुत ही अच्छा हो, जो भाषा शैली का प्रयोग हो वो बहुत ही सुदृढ़ हो, है ना, जो अच्छे चरित्र को परिपुष्ट करने वाला हो। इस तरह से उदात्त का मतलब ये मान सकते हैं क्या कि एकदम सुपीरियर टाइप का, बेस्ट टाइप का, ठीक है। तो लोंजाइनस ने उदात्त की परिभाषा और उसका सामान्य परिचय जिस रूप से दिया है, इससे प्रतीत होता है कि उसके समय में ये शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया था कि उन्होंने इसका विस्तृत परिचय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी, ठीक है। उनके समय में ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। अगर हम लोग अपने समय का बात करें तो जैसे ये उदात्त शब्द है ना, इसको समझने के लिए भी हम लोगों को शायद क्या है, किसी का हेल्प का ज़रूरत पड़ जाता है। तो उनके समय में जो था तो ये सामान्य बोलचाल में चलने वाला शब्द था, इसीलिए इसका ज़्यादा डिटेल देने को उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। फिर भी उन्होंने उदात्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है। अभिव्यक्ति की विशिष्टता माने अभिव्यक्त करने का विशिष्ट तरीका, यानी काव्य को लिखने का एक विशिष्ट तरीका और श्रेष्ठता, इसी का नाम उदात्त है, ठीक है। मूल आधार का बात करते हैं, उदात्त का मूल आधार, ठीक है। तो उदात्त का मूल आधार क्या है? क्या वो वक्ता या लेखक की जन्मजात प्रतिभा पर आधारित होता है या उसका प्रस्फुटन शिक्षा दीक्षा विचार द्वारा किया जा सकता है या अभ्यास पर निर्भर है ना। ये बात तो आता ही है मन में कि क्या ये भावना ये कोई जन्मजात गुण है या फिर शिक्षा दीक्षा से उसे हासिल किया जा सकता है या फिर ये अभ्यास पर निर्भर है, ठीक है। तो इन प्रश्नों पर विचार करते हुए लोंजाइनस ने मध्य मार्ग का अनुसरण किया। मध्य मार्ग का अनुसरण किया माने पूरी तरह ना तो जन्मजात माना, ना ही पूरी तरह शिक्षा दीक्षा पर आधारित और ना ही अभ्यास पर आधारित। अर्थात उन्होंने माना कि ये तीनों गुणों का सम्मिलन जरूरी है, माने थोड़ा सा जन्मजात गुण भी होना जरूरी है, शिक्षा दीक्षा भी होना चाहिए और अभ्यास भी बहुत जरूरी है। तो तीनों ही क्या है, उदात्त का मूल आधार है। उनके विचार से उदात्त न तो सर्वथा प्रतिभा सापेक्ष है और न ही पूर्णतः अभ्यास सापेक्ष। वस्तुतः उदात्त का आधार व्यक्ति का कोई एक पक्ष या कोई एक प्रवृत्ति नहीं है, अपितु उसके पीछे संपूर्ण व्यक्तित्व की झलक होती है ना, कि सारी बातों को समेट दे तब जाके ये बात आती है, ठीक है। तो उदात्त का स्रष्टा उदात्त व्यक्तित्व ही हो सकता है, ठीक है। अर्थात ये हुआ सीधा सीधा, अगर मानिए कोई चोर है तो वो साधु की कहानी नहीं लिख सकता। साधु कहानी लिखने के लिए उसको भी क्या होना होगा, साधु होना होगा। कोई महत्वपूर्ण विषय पर लिखने के लिए उसे खुद भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ही बने रहना पड़ेगा, है ना। अर्थात क्या है, सिर्फ प्रवचन देने से या सिर्फ कुछ भी लिख देने से नहीं चलेगा, उसका अपना चरित्र में भी उसे ढालना पड़ेगा। तभी ये कहना है उनका कि जो उदात्त का स्रष्टा है, उदात्त लिखने वाला, तो उसका अपना व्यक्तित्व भी उदात्त ही होना चाहिए। महान, प्रतिभाशाली, उच्च विद्वान एवं यशस्वी चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त हो सकता है ना। अर्थात कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लोंजाइनस के अनुसार उदात्त आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है, ठीक है। इस प्रकार उदात्त का संबंध केवल प्रतिभा, अध्ययन और भाषा के अध्ययन से नहीं, अपितु व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से है, ठीक है। अब उदात्त के स्रोत के बारे में समझ लेते हैं। तो लोंजाइनस ने मुख्यतः 5 स्रोतों की चर्चा की है। तो पहला, महान धारणाओं की क्षमता या विचारों की भव्यता, है ना, ठीक है, ऐसा क्षमता होना पहला। दूसरा, प्रेरणा प्रस्तुत आवेग या भावावेश की तीव्रता, है ना, मन में आवेश का तीव्रता होना चाहिए।
साथ ही समुचित अलंकार योजना अर्थात अच्छे से लिखना, सुसंबद्ध तरीके से लिखना, ठीक है, सही भाषा का प्रयोग करना, लयबद्ध तरीके से लिखना, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। वैसे ही उत्कृष्ट भाषा होनी चाहिए और लास्ट में गरिमामय रचना विधान। तो उन्होंने ये 5 तत्वों को सर्वप्रमुख माना है और इनमें से पहला जो 2 तत्व है वो जन्मजात, ठीक है, अर्थात क्या हो गया कि महान धारणाओं की क्षमता या फिर प्रेरणा प्रस्तुत आवेग या फिर भावावेश की तीव्रता, ये 2 हो गया जन्मजात अर्थात कवि प्रतिभा के अंग है और शेष 3 जो है ये कला संबंधी विशेषताएं हैं अर्थात जिसका अभ्यास के द्वारा और उसको अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, एक एक तत्व को हम लोग समझ लेंगे। तो पहला जो तत्व है वो है महान भावनाओं की क्षमता। उदात्त के स्रोतों में प्रथम स्थान विचार की महत्ता का है। उनका कथन है उदात्त तो महान आत्मा की प्रतिध्वनि होता है। यदि आत्मा की ये महत्व नैसर्गिक न हो तो उत्कृष्ट विचारों द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। महान शब्द इन्हीं के मुख से निकलते हैं अर्थात महान कुछ रचना करने के लिए अपने में भी महानता होनी चाहिए। उनके विचार गंभीर और सघन होनी चाहिए। महान विचारों से संपन्न रचनाकार ही उदात्त सृजन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तत्व का बात करें तो प्रेरणा प्रसूत आवेग या फिर भावावेश की तीव्रता। लोंजाइनस ने कलाकृति में उद्दाम आवेशों की अनिवार्यता पर बल दिया है क्योंकि कृति के महान होने के लिए ये आवश्यक है कि पाठकों को भावनात्मक उत्तेजना प्रदान करें। भावावेश या भव्य आवेश वे हैं जिनसे आत्मा अपने आप ऊपर उठने लगती है और हर्षोल्लास से भर जाती है, ठीक है। जो मैं बोला था ना कि सुपीरियर होना चाहिए, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। तो लोंजाइनस ने आवेगों को 2 वर्ग बताए हैं, ठीक है, एक भव्य और दूसरा निम्न, ठीक है। अर्थात एक हो गया जो सुपीरियर टाइप का और एक हो गया इन्फीरियर टाइप का। तो भव्य आवेशों में उन्होंने उच्च भावावेश अर्थात उत्कृष्ट भावना प्रबल्य, आदर, विस्मय, उल्लास आदि की गणना करते हैं, जबकि निम्न आवेशों का संबंध करुणा, शोक, भय आदि से है, ठीक है। काव्य में उदात्त भरने के लिए उच्च भावावेशों का ग्रहण तथा निम्न भावावेशों का त्याग होना चाहिए, ठीक है। अर्थात जो अच्छे आवेश हैं, ठीक है, उसे शामिल करना चाहिए और जो निम्न भावावेश है उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट का बात करें तो समुचित अलंकार योजना, ठीक है। तो लोंजाइनस का मत है कि अलंकारों का प्रयोग इस कुशलता से होना चाहिए कि इस बात पर किसी का ध्यान न जाए कि वो अलंकार है, ठीक है। अर्थात वो बहुत ही सहज होना चाहिए, ये लगे कि ये कोई अलंकारिक शब्द न होकर इस सामान्य बात को ही थोड़ा विशेष तरीके से कहने वाला शब्द है, ठीक है। अतः उदात्त के लिए अलंकारों का सहज और औचित्यपूर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। वैसे ही अगला जो तत्व है वह है उत्कृष्ट और अभिजात अभिव्यक्ति, ठीक है। तो अभिजात अभिव्यक्ति से लोंजाइनस का तात्पर्य काव्य भाषा है ना। अर्थात क्या होना चाहिए, कैसा भाषा होना चाहिए, उत्कृष्ट भाषा होना चाहिए। उन्होंने भाषा की उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया है क्योंकि उदात्त की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होती है। उपयुक्त और प्रभावी शब्दावली के द्वारा ही रचना में भव्यता, गरिमा, ओज, शक्ति आदि गुणों का समावेश और जीवंतता का संचार होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब देख लेते हैं गरिमामय रचना विधान,
ठीक है। तो रचना विधान का अर्थ है संबंधित शब्द योजना या फिर एक निश्चित क्रम में शब्दों की योजना, ठीक है, अर्थात किस विधि से लिखा जाए, कैसा लिखा जाए, ठीक है। तो लोंजाइनस के अनुसार विभिन्न तत्वों का पारस्परिक सामंजस्य कृति को गरिमामयपूर्ण बनाता है, ठीक है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे शरीर के विभिन्न अवयवों के स्वतंत्र रहने पर कोई महत्व नहीं है, लेकिन सबके मिलने पर ही जो संपूर्ण शरीर की रचना होती है ना, जिसका अपना एक महत्व है, तो उसी प्रकार समस्त तत्वों के सहयोग द्वारा ही गरिमामय कृति की रचना होती है। रचना के सभी तत्व मिलकर जब सामंजस्य की श्रृंखला में बंध जाते हैं तभी उसमें उदात्त आता है, ठीक है। अब ये बताते हैं, वो तो हो गया, अब बताते हैं कि उदात्त के बाधक तत्व, ठीक है, अर्थात क्या क्या तत्व है जो इस उदात्त के लिए बाधक रूप में आते हैं, ठीक है, अर्थात कवि या लेखक को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है, अपनी रचना करने के लिए किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। तो लोंजाइनस ने उदात्त के विरोधी तत्वों पर भी विचार किया है। उन्होंने बालेयता, अस्त व्यस्त पद रचना, हीन अर्थ वाले शब्द, भावाडंबर और शब्दाडंबर, अवांछित संक्षिप्तता, अनावश्यक साज सज्जा, संगीत और लय पर अत्यधिक बल आदि को उदात्त का बाधक तत्व माना है। शब्दों को समझ लेना है, जैसे क्या है ये बालेयता, ठीक है। तो बालेयता का क्या मतलब हो गया कि बच्चों जैसी चपलता, ठीक है, या फिर हल्कापन, क्षुद्रता, ठीक है, संयमहीनता, ये हो गया बालेयता। तो ये गुण नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पद रचना जब भी हो तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त तरीके से नहीं होना चाहिए ना, सुशृंखल तरीके से होना चाहिए। हीन अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। भावाडंबर और शब्दाडंबर, ठीक है, आडंबर, ठीक है। तो जैसे पहला है क्या, भावाडंबर, माने ऐसा कि अनपेक्षित, माने अर्थात जो निरर्थक है, तो ऐसा आवेग की अभिव्यक्ति सही नहीं है। वैसे ही शब्दाडंबर अर्थात कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, जो वहाँ के लिए सटीक नहीं हो ना, एकदम भारी भरकम आडंबर युक्त शब्द का प्रयोग करना वो क्या है, उचित नहीं है ना। उन्होंने ऐसे कहा है कि जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखें किसका, बिहारी का, तो बिहारी का जो दोहा हम लोग देखते हैं तो उसमें भी वो ऐसे ही अटपटांग शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे लोंजाइनस क्या कहते हैं, जैसे बिहारी का बात करते हुए वे क्या कहते हैं, जैसे चक्षुदंश, चक्षुफोडन, ठीक है, और पुतली के लिए क्या है, आँख की कुमारी। तो इस तरह का शब्द का प्रयोग करना है ना। तो स्त्री के लिए चक्षुदंश, ये क्या बात हुआ, चक्षुफोडक, है ना। तो इस तरह का जो भयंकर भयंकर शब्द है, तो लोंजाइनस का कहना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से जरूर बचना चाहिए, ठीक है। अवांछित संक्षिप्तता भी नहीं होना चाहिए, अत्यधिक विस्तार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अनावश्यक साज सज्जा से बचना चाहिए, संगीत और लय पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब बातों को वो उदात्त के बाधक तत्वों के रूप में मानते हैं, ठीक है। अतः श्रेष्ठ कवि को अपने रचना में इन्हें स्थान नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब समझ लेते हैं लास्ट में कि लोंजाइनस का अवदान, है ना। तो कवि कर्म के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा लोंजाइनस की ऐसी देन है जो एक और उन्हें होरेस जैसे अलंकार शास्त्री से, तो दूसरी ओर अरस्तु जैसे काव्य शास्त्री से भिन्न करती है। अरस्तु का विरेचन एक प्रकार का उपचार है जिसकी परिकल्पना विशेषकर त्रासदी के संदर्भ में की गई है, जबकि लोंजाइनस का आनंद एक उपलब्धि है जिसका पोषक आधार महाकाव्य त्रासदी, प्रगीत,
आदि सभी तक विस्तृत है। वस्तुतः उदात्त का विवेचन और विश्लेषण लोन्जाइनस के पेरिप्सूस में सर्वाधिक हुआ है। सर्वाधिक क्या हुआ है? वहीं हुआ है, यही किताब उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित अन्य वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।